ये नारे जो आप सुन रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं, इन नारों को सुनिए। आखिर जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इस वक्त मैं हरि सिंह पार्क के बाहर हूँ और यहाँ पर जो नारेबाजी हो रही है वो हो रही है महंगाई के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ। आखिर इन लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, ये जान लेते हैं। यहाँ पर JKUT के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जियालाल वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, ये प्रदर्शन जो आप लोगों ने रखा है, सबके हाथ में तख्तियां हैं और इन तख्तियों पर लिखा गया है दरबार मूव बहाल करो, बैन ऑनलाइन शॉपिंग और स्टॉप EVM और बड़ी सारी चीजें आप लोगों ने लिख रखी हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, ये दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दिख रहे, समाजवादी पार्टी को दिख रहे हैं ये सारे मुद्दे? शुक्रिया RTI न्यूज़ से। सर, आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो था वो 1947 के बाद स्टेट नहीं बना। ये भारत का गर्व था कि जम्मू कश्मीर पहले ही एक बहुत बड़ी अच्छी रियासत थी और 1947 के बाद यहाँ इसको डबल सिटीजनशिप 370 आर्टिकल मिला था और लोगों को इस तरीके से गुमराह किया गया कि 370 हट गया और लोगों को जो उम्मीदें थी वो सभी दरी की दरी रह गई। जैसे जहां सर्दियों में राजधानी दिल्ली जम्मू होती थी और गर्मियों में श्रीनगर, वो इन्होंने बंद कर दी और हमारे जो जम्मू के लोग थे और श्रीनगर के जो व्यापारी थे वो सारे दर हो गए। उसके बाद नौजवानों की जो नौकरियां थी, पहले हम जम्मू कश्मीर में तो नौकरियां लेते थे, हमें बाहर भी पूरा हक था जी। ऐसे ही जमीन का भी हक बाहर भी था, हम डबल सिटीजनशिप एंजॉय करते थे। आज 370 टूटने के बाद वो हमारी डबल सिटीजनशिप तो गई, अब बाहर के जो लोग थे वो भी जहां नौकरियां करने आ रहे हैं और हमारे जम्मू के नौजवान बेघर हो गए हैं। तो इससे तो खुश होना चाहिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि बहुमत में वोट देकर के इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चुना, बहुमत में वोट देकर के इन्होंने यहाँ पर भाजपा की सीटें बढ़ाई। तो इसका मतलब तो यही है कि ये लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर ये सब हो। सर, यही में हमारा दुर्भाग्य है और यही हमारी भोलापन है जम्मू के लोगों का कि उनको अपनी बर्बादी की भी समझ नहीं आई कि हमारी बर्बादी कौन कर रहा है। अरे 370 तो हमें प्रोटेक्शन देता था, जो हमारे बच्चों की नौकरियों की प्रोटेक्शन थी, जो हमारे जमीन की प्रोटेक्शन थी, जो हमारे हर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन थी। अभी ये अपने बर्बादी पर ये लोग खुशियां मना रहे हैं तो वो मनाए, मगर जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको पता है कि 370 के बाद हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया है। हमारे लोगों जिनको आप बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, उन्हें तो वो लोग देशद्रोही कहते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं। जो लोग 370 के हक में बात करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं। सर, मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहूंगा। आज पूरा भारत जितनी भी स्टेटें हैं उनके लोग अपनी खुशहाली के लिए आर्टिकल 377 में जो व्यवस्था है वो मांग रहे हैं। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, नागालैंड, जहां हर जगह ये डिमांड की जा रही है। जो हमारे पहले राजनीतिज्ञ थे, हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे, हमारे शेख अब्दुल्ला जी थे, उन्होंने हमारे लोगों को 370 हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया था, मगर हमारे जो लोग हैं वो इनके झांसे में आगे हैं। अब हम इनका क्या कर सकते हैं कि अपनी बर्बादी पर ये खुद डांस कर रहे हैं। तो हमारे साथ और एक शख्स हैं, अमित शाह अम्बेडकर की टिप्पणी के लिए जो है वो माफी मांगे। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी की गई थी उसके लिए माफी मांगने की बात कही जा रही है। एक लंबे समय से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से उनकी ओर से माफी नहीं मांगी गई है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, सिर्फ दलित OBC नहीं, स्वर्ण जातियाँ भी उनका सम्मान करती हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने जब ये कहा और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची, बावजूद उसके अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। जो आपके हाथ में ये तख्ती मैं देख रहा हूँ, इस पर ये लिखा हुआ। ऐसा है सर
कि अमित शाह जी ने जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की टिप्पणी की है वो निंदनीय है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे वो एक संविधान के निर्माता थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल के पूरा सर्वे करके उन्होंने संविधान जो है वो हिंदुस्तान का वो तैयार किया और बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी थे। अब उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दलित समाज से थे। अब ये बात जो है दलित समाज से उनको खटकी है कि क्योंकि दलित समाज और शूद्र समाज जो है ये उनको आगे नहीं जाने देते हैं, उनको देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको पीछे हटाने के लिए और संविधान को कमजोर करने के लिए ये टिप्पणियां जो हैं वो की जा रही हैं और ये बहुत अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि इसको जानने वाले, इसके ऊपर चलने वाले, इसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं जैसे कि आपने कहा। और हमारा हिंदुस्तान का लगभग 90% तबका जो है वो संविधान को मानता है और उसकी पूजा करता है। आप उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे तो वो छटपटाएंगे, नहीं, लेकिन आप मानते हैं करेंगे वो। आप मानते हैं कि आप कह रहे हैं 90% लोग जो हैं भारतीय संविधान को मानते हैं, तो 10% लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। बिल्कुल है। वो कौन है? बिल्कुल है। आप ये तो मैं क्लियर नहीं करूंगा कि कौन है, वो तो सब जानते हैं, वो तो सब जानते हैं कि वो लोग कौन है। मनुवादी सरकारें जो बैठी हैं वही लोग हैं वो। अब खुल के नहीं बात करेंगे आप, लेकिन 10% लोग जो है वो नहीं चाहते कि इस संविधान को चले ये, क्योंकि वो पिछला जो आजादी के पहले जो मनुवादी सिस्टम चलता था वो उसी को कायम करने पे लगे हुए हैं। लेकिन आप जैसे लोग क्या ये होने देंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि 90% लोग जो हैं इसके हक में हैं। और ये कैसे हो पाएगा? ये तो नहीं हो पाएगा। ये टेस्ट है इनका, ये टेस्ट किया इन्होंने कि अगर ये लोग इस पे सहमत हो जाते हैं तो हो सकता है ये चंद दिनों में ही ये संविधान चेंज हो जाता। लेकिन अब इन्होंने देखा कि इस पे लोग बाहर निकले, सड़कों पे उतरे और इसकी निंदा की, इसलिए आप इस पे ये बयानबाजी दे रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं इसको। इसलिए ये लोग जो हैं ये अब कमजोर नहीं है, शूद्र समाज कमजोर नहीं है, अब ये आगे निकलेगा और इस बात को ये समझ रहा है। जी, एक बड़ी बात है कि कमजोर मत समझो उन लोगों को, इनके हाथ में लिख रखा है युवाओं को रोजगार दो। भाई साहब अपना नाम बताइए पहले। सतपाल वर्मा। आपने लिख रखा है कि युवाओं को रोजगार दो। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं पकोड़ा तलना, ठेला लगाना, ये सारी चीजें रोजगार ही तो हैं। और कैसा रोजगार चाहिए? रोजगार, नौकरियां चाहिए सबको। वो नौकरी तो कह रहे हैं, पकोड़ा तलना, चाय बनाना, इस सबको नौकरी तो कह रहे हैं। वो तो उनकी क्या है, पकोड़ा तलना तो कोई भी तल लेता है, उनके कहने से थोड़े पकोड़ा तला जाएगा। अमीर शाह का लड़का पकौड़े तल रहा है। पकोड़े। हाँ जी। और जितने भी ये सियासतदान लोग हैं इनको चाहिए कि अपने बच्चों से ये पकौड़े तलवाए और जो हमारे लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको पढ़ने का अवसर दे और नौकरियों का अवसर दे। जो पहले सरकारें थी उनमें थोड़ा बहुत फर्क था। अब जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब जो सरकार जिनके हाथों में है उनकी आइडियोलॉजी और संविधान की आइडियोलॉजी, बाबा साहब जी की आइडियोलॉजी वो अलग है। ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति जैसे पहले अंग्रेजों के पहले का जमाना था कि औरतें ना पढ़े, उनको कोई हक नहीं पढ़ने का था। लेकिन ये सरकार का दावा है कि औरतों को अधिकार दिए गए हैं, वो औरतें अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं। ये सरकार ने किया और आप कह रहे हैं कि ये सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनके हक ना मिले। ये सरकार तो ये चाहती है कि जैसे पहले जमाना था, राजवाड़ों का जमाना, वो आ जाए और जो संविधान के ऊपर लोग चलना चाहते हैं या संविधान की जो आइडियोलॉजी है उसको जो खत्म करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर ये टिप्पणी ना करते। उनकी टिप्पणी ही उनकी आइडियोलॉजी है। वो चाहते हैं कि संविधान का राज जहां ना चले, जहां मनुस्मृति दोबारा लागू हो। और वो जो हमारी आज की जनता है, 99% जो इंडियंस हैं वो अभी संविधान की आइडियोलॉजी चाहते हैं, वो संविधान पर चलना चाहते हैं, वो संविधान
पर ही पूरा देश को चलाना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है कुछ कि लोग संविधान को मानते हैं 99% लोग। ये एक बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा इधर छुपा हुआ है जो ओबीसी जनगणना का है। इस मुद्दे को सामने लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिख रखा है कि ओबीसी समाज की जो है वो जनगणना करवाई जाए। तो एक चीज़ और लिख रखी है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के। पहले इस पर आते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि ओबीसी समाज की जनगणना क्यों नहीं करवाई जाती या फिर क्यों नहीं होती है? पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सोनू कश्यप है और जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना करवा दी तो इनको पता कि हमारी जो है राजनीति हटी चल रही है ना, ये डूब जाएगी, क्योंकि राजनीति में ओबीसी का सबसे बड़ा तबका है आएगा जब ये जनगणना होगी। आप ये मानते हैं कि अगर जनगणना हुई तो कुर्सी हिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल महाराज, तो यही डर सता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उनको यही डर है कि अगर ओबीसी वाले अगर जाके अगर जाति जनगणना हो गई तो हमारी नैया खराब हो जाएगी, डूब जाएगी। ये 35-37 साल उम्र मेरी हो गई है, मैं यही सुनता आ रहा हूँ ओबीसी वाले जाग गए। कब जागेंगे? वो कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखो कुछ बंदे हमारे ऐसे हैं कि जो पार्टियों में ग्रुप बना के बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन पार्टियों ने देना कुछ नहीं हमें ओबीसी वालों को, वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है कभी उसको इस्तेमाल करते हैं कभी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को एक मुहिम चलाने की जीआरलाल वर्मा जी जरूरत है कि ओबीसी समाज को ये पता चले कि वो कैसे एक जगह पर इकट्ठे हैं। सर आरटीआई न्यूज का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं कि जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो आरटीआई न्यूज जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो उठाते हैं और हम आपको ये यकीन दिलवाते हैं कि ये जो चिंगारी थी यूपी से शुरू हो चुकी है। अब इसके बिना ये सरकारें नहीं चलेंगी। जब तक जनगणना नहीं होगी ये सरकारें नहीं चलेंगी। यूपीए जो हमारी अलायंस है उनमें ये हर पार्टी में ये मुद्दा अभी छाया हुआ है और जो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता है उसने ये साबित कर दिया है कि ये जो सरकार मौजूदा सरकार है ये मनुवादी सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो आगे आ गई है और समाजवादी पार्टी पर लोगों का यकीन बन चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी जो तख्तियां हमने हाथ में पकड़ी है, जैसे दरबार मूव था, इन सरकार ने जम्मू के लोगों के ये सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है, इसने दरबार मूव बंद कर दिया। जैसे ईवीएम है, ईवीएम पर ये लोग ईवीएम के सहारे राजनीति कर रहे हैं और हमारे राजनीति में आ रहे हैं और इन्होंने दरबार मूव बंद करके और हमारी स्टेट हुड छीन कर, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक नेशनलिस्ट लोग थे, इन्होंने उस नेशनलिज्म को भड़काकर लोगों को गलत गुमराह करके आज इन्होंने सरकार तो अपनी बना ली है मगर ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे, क्योंकि जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं उनमें अब ये चेतना आ चुकी है कि हम लोग 54% हैं, एससी 13% है, एसटी 17% है। फिर हमारे ना कोई नौकरी में जगह मिल रही है, ना कोई हमारे आईएएस हैं, ना आईपीएस हैं, ना जज है, ना हमारे पुलिस में लोग हैं। फिर ये क्या बात है कि हमारे नाम एमएलए है ना एमपी है। अब ये लोग हमारे समझ चुके हैं, तभी आप देख रहे हैं कि अब जो समाजवादी पार्टी है उसको ओबीसी के लोग, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े लोग, जो गरीब लोग हैं, ब्राह्मण, राजपूत, उनने सबने महसूस किया है कि ये जो लोग जो हमारे जहां पार्टियां चल रही हैं ये नफरत की राजनीति करके सरकार में बैठी हैं। अब ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब ये सभी लोग एक मंच पर समाजवादी विचारधारा के मंच पर इकट्ठे होंगे और जहां जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार बनाएंगे और सेंटर में अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर हम बनाएंगे। ये अब मुद्दा पूरे देश में अंदर ही अंदर जो बोलते हैं ना अंडर करंट, वो अभी चल चुका है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में जो पार्टियों ने चेंज नहीं की, लोगों ने चेंज की है। लोगों ने खुद मन बनाया कि हम समाजवादी विचारधारा में जाएंगे और समाजवादी विचारधारा को हम लाएंगे, तभी संविधान जहां लागू होगा और संविधान भी बच पाएगा। नहीं तो ये लोग संविधान को खत्म करके मनुवाद को दोबारा लाने में
कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। अब जनता जो है जाग चुकी है और समाजवादी पार्टी मैदान में आ चुकी है। शुक्रिया। एक महिला यहाँ पर हैं, अपना नाम बताइए। गीता मनास। ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हक जो है वो भाजपा सरकार में महिलाओं को मिले हैं। महिलाएं बिल्कुल परेशान नहीं हैं, लेकिन आप सड़क पे खड़ी हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्यों? देखिए, ये इनकी भूल है, ये झूठ बोलते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हमेशा झूठ बोलते आए हैं। इनकी जो रणनीति चल रही है ये सारी झूठ पे चली हुई है और ये सिर्फ कहने की बात है। महिलाओं को हम पूरा आरक्षण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप देख रहे हो महिलाएं चूल्हा जलाती हैं। एक गैस को देखो आप, जब ये गैस 2004 में 430 रुपए की मिलती थी तो हमारी स्मृति बहन गैस उठा के तो रोड पे बैठे थे। बहुत महंगा हो गया गैस, लेकिन आज जब 1200 का 1000 रुपए का गैस हम लोग ले रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, आज वो रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर उनकी ये राजनीति झूठी नहीं होती तो उनको आज भी आना चाहिए था ना रोड पे। प्याज की हालत देखो, सब्जियों की हालत देखो, महंगाई की हालत देखो। वो हम लोग झेल रहे हैं ना, वो जो सेंटर में बैठे हैं, स्टेटों में बैठे हैं, वो थोड़े झेल रहे हैं। इसलिए इनको थोड़ा शर्म होनी चाहिए कि महंगाई पे तो थोड़ा ये ध्यान दें, जिससे खाना खाना है 40 रुपए केजी आटा लेके अमीर लोग तो खा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या खाएंगे? वो तो दिहाड़ी लगाएंगे, सुबह तो शाम को वो खाएंगे। ऊपर से इन्होंने दिहाड़ी जो नरेगा वाली, अभी इन्होंने जो नरेगा एक स्कीम चली हुई है गवर्नमेंट की, उसमें दिहाड़ी जो ये लेबर को दे रहे हैं, मजदूर को दे रहे हैं, 300 रुपए दिहाड़ी ये दे रहे हैं। उस 300 रुपए से लगाओ आप अंदाजा कि वो चूल्हा चला सकते हैं, कोई गरीब घर चूल्हा जला सकते हैं। इसलिए हमारा यही कहना है इस सरकार को, स्टेट की सरकार को, सेंटर की सरकार को, कम से कम थोड़ा शर्म करो, एहसास करो दुनिया पे, महिलाओं पे एहसास करो। खाली बोलने से नहीं होता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं। प्रैक्टिकली जमीन पे करें, करके दिखाएं, तब हम लोगों को विश्वास हो कि नहीं ये कुछ कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी आ गई है। अब हम जहाँ तक हमें दौड़ना होगा हम दौड़ेंगे, चलेंगे, समाजवादी पार्टी को हम अपने स्टेट में लाएंगे, ये हमारा वादा है। मान लेते हैं कि आपकी समाजवादी पार्टी की कल सरकार बन जाए तो आप कैसे इन मुद्दों को हल कर पाएंगे? कोई फार्मूला है क्या आप लोगों का? जी करवाएंगे, क्यों नहीं। ऐसा थोड़ी है, जब हम इतनी तकलीफें झेल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है, हम एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गांव से हम, मेरा घर जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है और मैं वहाँ रहती हूँ। मैं देखती हूँ कि गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, गरीब लोगों की हालत क्या है। क्योंकि वो जब औरत बेचारी गैस उठा के भरने के लिए जाती है तो पहले 4 दिन सोचती है कि मैं गैस भराने जाऊं या ना जाऊं। पति बेचारा 10 दिहाड़ियां लगाएगा, फिर वो गैस के लिए पैसे देगा, फिर वो गैस भरेगा, फिर वो खाना खिलाएगा बच्चों को। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सरकार भाजपा की नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, तो वो जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, जिम्मेदार वो भी हैं। उन्होंने भी पीछे जब इलेक्शन आई उन्होंने बहुत बड़े वादे किए, हम जी जनवरी में वो करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कटरा की हालात देखी, वो भी महिलाएं थी, वो भी बच्चे थे। हालात देखी आपने पीछे पिछले दिनों में क्या क्या हुई। आज तो उनको थोड़ा सा आश्वासन मिल गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये चलेगा। कल को उन्होंने तो अपनी जो उनका एस्टिमेट है वो उन्होंने पूरा करना है, वो चलने नहीं देंगे उसको। वो बेचारी महिलाएं, वो बच्चे, वो घसीट के उन्होंने बुरी हालात पुलिस ने कर दी। तो क्या करने लगे गए, जब उनकी हालात खराब हो गए, जब वो मरने पे आ गए, तब वो लोग वहाँ पे गए। क्या फायदा इसका? तो फिर तब भी तो लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हीं नेताओं के साथ लोग तालियां बजाते हैं, उन्हीं के साथ मीटिंग्स करते हैं। देखिए, वो उनकी मजबूरी है, वो पब्लिक की मजबूरी है। हाल क्या है? वो बात यह है कि जब जाते हैं उनको बेचारों को लगाते हैं सर पे तेल, उनके वोट लेने हैं तो चले जाना है। बाद में उनके साथ जो होगा वो देखा जाएगा। वो भगवान के भरोसे। राकेश वर्मा। और साहब, आप कैसे देख रहे हैं? आपके इस हाथ में जो लिखा है, अमित शाह माफी मांगे, अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए शब्द कहे थे। एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि ईवीएम को रोकने की बात आप लोग कर रहे हैं, जो कच्चे मुलाजिम हैं उन्हें पक्के करने की बात आप कर रहे हैं। इतना आसान है क्या ये सब कर पाना? देखिए सर, आसान तो कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई सरकार करना चाहे तो वो कर भी सकती है। अब झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन देके, लोगों को गुमराह करके सत्ता में तो ये लोग आ जाते हैं। जब वादे पूरे करने की बात आती है तो सब इनके वादे सारे जुमले साबित होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि सरकार एनसी की है,
यहाँ एनसी की सरकार तो चलो अभी आई है, लेकिन पहले तो बीजेपी की सरकार थी ना, गवर्नर तो बीजेपी का था। लेकिन उन्होंने भी जो स्टेट होल्ड का जो मुद्दा जो जितने भी थे वो उन्होंने मुद्दे उठाए, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन समाजवादी पार्टी है जो आज एक विचारधारा लेके आई है कि वो बताना चाहती है कि जो हमारे जो मुद्दे हैं, अब ये इलेक्शन करवाते हैं ईवीएम से करवाते हैं। अब आप देखो कि बाहर की कंट्री है, देखो आप चाहे यूरोप कंट्री में देखो, वहाँ बैलेट पेपर पे इलेक्शन होती है। वो इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी बैलेट पेपर पे करते हैं, ये ईवीएम पे क्यों करते हैं? अगर देश भर में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि ईवीएम मशीन हटाओ, तो क्यों नहीं हटाते? क्योंकि इनको डर है अगर जिस दिन ईवीएम मशीनें हट गई, बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो गई, तो इनका पूरे हिंदुस्तान से पत्ता साफ हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी खत्म हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल है कि पहले वो सरकारें भी आप ही की तरह सड़कों पर प्रदर्शन किया करती थी, अब वो सत्ता में हैं तो खामोश हैं। कभी आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप भी उसी तरह खामोश रहेंगे, आपके लोग, आपके नेता भी ऐसे खामोश रहेंगे उस वक्त? देखिए, ये तो बात जब सरकार हमारी आएगी, जो बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है ये समाज की धारा को लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नाम ही सिर्फ समाजवाद। अगर समाजवाद के साथ हम समाजवादी की तरह विचारधारा पे चलेंगे, हम ये आश्वासन देते हैं पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट को, पूरे हिंदुस्तान में। अगर आज आप यूपी में देखिए कि इतना बड़ा प्रोटेक्ट जो इलेक्शन जीती, 40 के करीब हमारे जो एमपी वहां से आए, लेकिन ये स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो बीजेपी, इनको ज्यादा भरोसा था कि यूपी से सीटें निकलेगी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के जो विचारधारा थी, लोगों ने जो उनको सुनने के बाद उन्होंने उनको ठुकरा दिया बीजेपी को, और उन्होंने वहां से 38 एमपी जो है वो उन्हें अखिलेश यादव जी के वहां निकले, हमारी समाजवादी पार्टी के निकले। ये क्यों निकले? कि वहां के लोग समझ चुके हैं कि अब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। इनके जितने भी जुमले होते हैं। मेरा सवाल ये है कि कल आप सत्ता में आते हैं, आपकी राजनीतिक दल जो सत्ता में होगा पूरे भारतवर्ष में या फिर जम्मू कश्मीर में, तो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट कर रही थी उस वक्त, यहाँ दूसरे राजनीतिक दल करते हैं, तो उसी की तरह आप लोग भी खामोश हो जाएंगे या फिर आपको वो चीजें सुनाई देंगी, वो लोगों की आवाज जो आज आप सुन रहे हैं वो उस वक्त सुनाई देगी? शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली सर, मेरा जब इंटरव्यू आपने शुरू किया, शुरुआत ही जहाँ से थी। एक्चुअली ये जो लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है और ये सत्ता की लड़ाई है। अब आपने देखा कि पहले जहाँ एनसी कांग्रेस सरकार चलाती थी, उसके बाद बीजेपी आई, और बीजेपी की आइडियोलॉजी आपने देख ली है कि वो बाबा साहब के कैसे खिलाफ है। उनके सामने अमित शाह जी ने ये बयान कर दिया है। अब बात आती है कि ये अगर हम सत्ता में आए तो हम ये जो प्राइस डाउन करनी है, जहाँ मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर हम कैसे काम करेंगे। तो सर बात ये है, आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी दायरे थे, जितने भी सरकारी हमारे जो कारखाने थे, वो मौजूदा सरकार ने बेच दिए हैं। उनकी आइडियोलॉजी में ये है कि जो आम जनता है उसके लिए उन्होंने काम नहीं करना है, उन्हें अमीर लोगों के लिए काम करना है। और जो समाजवादी विचारधारा है वो गरीब लोगों की विचारधारा है, वो समता न्याय इस पर काम करती है। हमने पहले भी यूपी में 3 बार सरकार बनाई है, सेंटर में हमारे मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और हमारी सरकार रह चुकी है, और उसमें पहली बार किसानों का कर्जा माफ हुआ था, गरीब लोगों का, टैक्सी वालों का, ये जो नौका वाले हैं, इनका कर्जा माफ, आपको याद होगा, वो हमारी ही सरकार थी। ये होती है विचारधारा। अगर हमारी सरकार आई तो ये लोगों की सरकार होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों के लिए ही काम करेगी। ये हमारा आपसे वायदा है। तो समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए, पीछे तस्वीरें सारी दिखा दीजिए एक बार। इन लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं वो आप लोगों को बता दी। महिला से बात की, उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनाया। अगर इनकी सरकार बनती है तो ये किस तरीके से काम करेंगे वो आप तक सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास हमने किया है। इनका ये दावा है
कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को भाजपा खत्म करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि भाजपा वाकई में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में काम कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, जो ये कह रहे हैं वो सच है या भाजपा जो काम कर रही है वो ठीक है या गलत है। और कांग्रेस सत्ता में आती है वो क्या करेगी? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ये आपके काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आपको जो लगता है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक ये खबरें हम पहुंचा सकें जो आप तो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया जाता है। धन्यवाद।